भारत परिषद अधिनियम 1909। प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा का अध्ययन कर रहे थे। इस श्रृंखला में आज हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जो 1909 में पारित हुआ था। इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि ये एक्ट क्यों पारित करना पड़ा। हम इतिहास में कार्य, कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं, तो वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित करना पड़ा। तो इसके बैकग्राउंड में हम देखेंगे। पहला जो कारण था वो था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के बाद से कांग्रेस के द्वारा लगातार शासन और प्रशासन में भारतीयों की कम हिस्सेदारी की मांग तीव्र गति से बढ़ रही थी और 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने इस मांग को और तेज कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार इस चीज़ को भांपने लग गई और उन्हें महसूस हुआ कि इन लोगों को यदि और अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा बहुत तेज हो जाएगी, जिसको रोकना मुश्किल है। और ये धारा कुछ वैसी ही होगी जैसे 1857 के विद्रोह के समय हुई। इसलिए और अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ऐसा विचार ब्रिटेन में हुआ। द्वितीय, लॉर्ड कर्जन जब भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में आया, तो उसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद का उभार ला दिया। हालांकि उसका उद्देश्य राष्ट्रवाद पनपाना नहीं था। कर्जन ये चाहता था कि भारत में जो बढ़ रही राष्ट्रवादी जवार है उसको कैसे कम किया जाए। इसलिए वह नीतियां तो राष्ट्रवाद को कम करने के लिए अपना रहा था, लेकिन हुआ इसके उलट, अर्थात राष्ट्रवाद को अचानक से गति मिली। परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और जिस प्रकार राष्ट्र के लोग आंदोलन की धारा में जुड़ते हैं वह अभूतपूर्व था और अनोखा था। ऐसा पहले के किसी भी आंदोलन में नहीं हुआ जितना जनमानस प्रथम बार स्वदेशी मूवमेंट के समय देखा गया। तो इसलिए कर्जन की नीतियों के कारण जनता में रोष व्याप्त था। उस रोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार नए उपबंधों को जोड़ना चाहती थी। परिणाम स्वरूप नया एक्ट पारित करना पड़ा। तीसरा, इसमें देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1882 ईस्वी में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया। परिणाम स्वरूप भारत के समाचार पत्रों ने सरकार की नीति और कार्यों का आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जनमानस समाचार पत्रों के माध्यम से जागृत होने लग गया था। इसलिए इस जागृति का लाभ धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेना चाहती थी। तो इस प्रेस के माध्यम से कांग्रेस ने धीरे धीरे राष्ट्रवाद भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति जगाया। ब्रिटिश सरकार इस चीज़ को जान रही थी, इसलिए कानून के माध्यम से असंतोष को खत्म करना चाहती थी। चौथा, मार्ले उदारवादी व्यक्ति थे और भारतीय परिवेश में वह सुधार करना भी चाहता था। इसी प्रकार कुछ रीजन और अन्य हैं, जैसे उग्रवादी आंदोलन इस समय प्रारंभ हो गया था। उग्रवादी लोग लगातार ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर और उनके जो आर्थिक शोषण थे उनके ऊपर करारी चोट कर रहे थे। इसलिए उग्रवादी मूवमेंट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि कुछ सुधार करने अवश्यंभावी हैं। इसी प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन के भी दौर शुरू हुए। क्रांतिकारियों का भी लगातार दबाव था। 1892 का जो एक्ट था उससे भी भारतीय लोगों को निराशा हुई और उसमें नाम मात्र के सुधार हुए, उसकी भी आलोचना हो रही थी। स्वदेशी आंदोलन इसमें सबसे बड़े कारकों में से एक कारक था, जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़े। तो ये सोचा गया कि हिंदू मुस्लिमों
को साथ होने से कैसे रोका जाए, इस बात के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने नए कानून के बारे में विचार किया। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम उतने ही शामिल थे जितने हिंदू शामिल थे। हिंदू मुस्लिमों ने आपस में राखियाँ बांधी, जुलूस निकाले। तो धीरे धीरे इस समय मुस्लिम भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों से दूर होते जा रहे थे। मुस्लिम लीग की उन्होंने स्थापना कर ली थी। तो अंग्रेज़ इस बात पे विचार किए कि कैसे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा जाए और अंग्रेज़ों के पास रखा जाए। तो ये कुछ घटनाक्रम थे जिनके आधार पर, जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को एक नया अधिनियम पारित करना पड़ा और उस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले तत्कालीन भारत सचिव था जो इंग्लैंड में होता था, जबकि मिंटो भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी? काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमें इनको डिटेल में देखना है और इनको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। पहली विशेषताएं, हम रेगुलर पढ़ रहे हैं कि धीरे भारत के लोगों ने मांग की कि भारत में उत्तरदायी शासन होना चाहिए और ऐसा शासन भारत के लोगों से संचालित होना चाहिए। ये मांग धीरे धीरे बलवती होती जा रही थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने इस मांग को काफ़ी तीव्र कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया। बदलाव क्या किया वो हम देखते हैं। भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, और ये प्रतिनिधित्व देने की प्रथा प्रारंभ कब से हुई? वैधानिक रूप से 1861 के एक्ट में, जब 1862 में गवर्नर जनरल ने 3 भारतीयों को शामिल किया था। 2 तरह के 2 जगह पे सदस्य नियुक्त होते थे। एक तो होती थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और एक होती थी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, उसमें अभी तक एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 1909 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि वायसराय तथा उसकी कार्यकारिणी में कम से कम एक भारतीय सदस्य अवश्य होना चाहिए। कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम एक सदस्य अवश्य होना चाहिए। अधिक कितने भी हो सकते हैं। इस समय 9 कुल होते थे गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद में, तो ये बना दिया कि गवर्नर की परिषद में कम से कम एक भारतीय सदस्य होना चाहिए। ये बाध्यकारी बना दिया। ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जिसको इस अधिनियम के तहत गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल किया? तो ऐसा पहला व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में केंद्रीय गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरा बदलाव क्या किया गया? केंद्रीय विधानमंडल की स्ट्रक्चर में चेंज हुई, स्ट्रक्चरल चेंज केंद्रीय विधानमंडल में। केंद्रीय विधानमंडल का हम देखते हैं 1853 के एक्ट के तहत प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया, और इस हर बार उसमें कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाते गए और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाते जाते थे। 1861 में ऐसा हुआ कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी नियुक्त होनी चाहिए, जो न्यूनतम 6 हो सकती थी और अधिकतम 12 हो सकती थी। 1861 के एक्ट में किया। 1892 के एक्ट में ये किया कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 होनी चाहिए और अधिकतम 19 होनी चाहिए, तो ये फिक्स किया। तो 1892 के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 16 सदस्यों की संख्या फिक्स की गई कि 16 होंगे अतिरिक्त सदस्यों की संख्या। 1909 के एक्ट में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 तय की गई, 60
तय की गई। अब केंद्रीय विधानमंडल की हम संरचना देखते हैं कैसी है। तो केंद्रीय विधानमंडल के दो भाग थे। एक जो पदेन सदस्य होते थे, जो गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, तो एक भाग हो गया गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद का, और दूसरा भाग हो गया अतिरिक्त सदस्यों का। पदेन सदस्य 9 होते थे, अतिरिक्त सदस्य 60 होते थे। पदेन सदस्यों में गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति और 7 सदस्य होते थे। तो इन 7 सदस्यों में ये तय किया गया कि एक कम से कम भारतीय भी होगा, और एसपी सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इन 7 सदस्यों में आते हैं। अतिरिक्त सदस्य जो 60 थे, उनमें हम देखते हैं 2 प्रकार के थे, एक सरकारी और दूसरे गैर सरकारी। सरकारी को हम राजकीय भी कह सकते हैं। तो 60 में से 28 थे, यहाँ पे मिस प्रिंट से 29 लिखा गया। तो शासकीय जो सदस्य थे, गवर्नमेंट जो मेंबर थे, उनकी संख्या 28 थी, जबकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 32 रखी गई, 32 रखी गई। गैर सरकारी सदस्य भी 2 प्रकार के रखे गए, निर्वाचित और मनोनीत। इन 32 में से 27 लोग निर्वाचित होते थे और 5 लोग मनोनीत होते थे। मनोनीत कौन करता था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1909 के तहत गैर सरकारी सदस्यों में से 5 सदस्य मनोनीत होने थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती थी। अब 27 सदस्य हो गए, ये निर्वाचित होते थे। इनका निर्वाचन कैसे होता था? तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति से होता था। और अप्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचन कौन करते थे? एक निर्वाचक मंडल होता था, उस निर्वाचक मंडल के लोग इनका निर्वाचन करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार वापस देखिए, केंद्रीय विधानमंडल के 2 हिस्से थे। एक हिस्से जो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद का था, और दूसरे सदस्य अतिरिक्त सदस्यों का। गवर्नर और उसकी परिषद में कुल 9 लोग थे, जबकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 60 थी। गवर्नर की परिषद के 9 सदस्यों में गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति और 7 सदस्य अन्य होते थे। इन 7 सदस्यों में से एक सदस्य कम से कम भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। 60 जो लोग थे, उनमें 2 तरह के लोग थे, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी 28 होते थे, जबकि गैर सरकारी सदस्य 32 होते थे। ये 32 सदस्य भी 2 प्रकार के थे, निर्वाचित और मनोनीत। इनमें 27 लोग निर्वाचित थे और 5 लोग मनोनीत थे। मनोनीत सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, जबकि निर्वाचित 27 लोगों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति से होता था, और उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ अतिरिक्त सदस्य कुल कितने हैं? 60। 60 में से निर्वाचित कितने होने हैं? 27, क्योंकि जो 28 तो सरकारी हो गए और मनोनीत हो गए 5, तो 28 + 5 बराबर 33, 33 हो गए, 33 हो गए। देखो कितनी चालाकी से ये वर्गीकरण किया गया। ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि यदि किसी फैसले पर यदि वोटिंग राइट्स मिलेंगे, मतदान होगा, तो कहीं गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 28 सरकारी सदस्य रखे गए और 5 मनोनीत रखे गए, क्योंकि मनोनीत सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल के द्वारा होता था, इसलिए ये भी एक तरीके से सरकारी सदस्यों की भांति रहते थे। इसलिए 33 लोग एक तरीके से सरकारी सदस्यों के रूप में हो गए, जबकि दूसरी तरफ 27 लोग रह जाते थे। इसलिए जो निर्वाचित किए गए सदस्य थे, वो किसी भी फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का अधिक था। जबकि ऊपरी दृष्टि से देखने पर यह महसूस होता है कि गैर सरकारी सदस्य 32 थे, 32 थे, लेकिन चालाकी से इस वर्गीकरण से 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत रखे गए, और जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया। अब देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन थे।
तो इस निर्वाचक मंडल को भी 3 भागों में बांटा गया। जो गैर सरकारी सदस्य थे 32, उनको देखो किस किस तरीके से इन्होंने विभाजित किया। 32 नहीं 27 में से जो निर्वाचक मंडल था उसका कैसे हुआ कि ये 27 लोग भी कैसे कैसे चुनकर आएंगे। तो 3 श्रेणियों में बांट दिया इसको। पहला सामान्य निर्वाचक वर्ग बोला गया, जिसमें 13 सदस्य आने अनिवार्य थे। दूसरा वर्गीय निर्वाचक मंडल, वर्ग के अनुसार आने थे। तो ये किया कि 27 में 6 मुस्लिम और 6 जमींदारों के आने आवश्यक थे। तीसरा था विशिष्ट निर्वाचक मंडल, जिसमें 2 सदस्य हुए और ये बम्बई और बंगाल के वाणिज्यिक मंडल से आते थे। तो 27 निर्वाचित सदस्यों को भी वर्ग विशेष के आधार पर विभाजित किया। इन 27 में 13 सदस्य सामान्य निर्वाचक वर्ग से आने चाहिए, 6 मुस्लिम, 6 जमींदार और 2 सदस्य बम्बई बंगाल के वाणिज्यिक मंडल से। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण को देखने पर दृष्टिगोचर होता है कि जमींदार वर्ग बहुत कम था, उसके बावजूद भी इनको अत्यधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। 6 सदस्य दिए गए, 27 लगभग 20% हिस्सा दिया गया। इसी प्रकार वाणिज्यिक मंडल को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और सामान्य निर्वाचक वर्ग, जिसकी जनसंख्या लगभग जनसंख्या इन्हीं की थी, उनको प्रतिनिधित्व कम दिया गया। तो जो वर्गीकरण है, जो प्रतिनिधित्व है, वो पूरे क्षेत्र को देने के बजाय वर्ग आधारित दिया गया, हित आधारित दिया गया। जमींदारों को दिया गया, मुस्लिमों को दिया गया, व्यापारियों को दिया गया, किसानों को छोड़ दिया, स्टूडेंट यूनियन को छोड़ दिया गया। इस आधार पर देना चाहिए। तो ये वर्गीकरण ब्रिटिश हितों के अनुसार था, भारतीय समाज को तोड़ने पर आधारित था। मताधिकार किन किन को नहीं था? तो निम्न को मताधिकार प्राप्त नहीं था: महिला हों, राजनीतिक अपराधी, पागल, दिवालिया, अवयस्क, इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। आबादी का 50% हिस्सा तो सीधा सीधा मतदान से वंचित कर दिया गया। तो 2 पॉइंट हमने देखे हैं। तीसरा जो प्रावधान है वो देखते हैं। जैसे केंद्र में केंद्रीय विधान मंडल होता था, वैसे ही प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडल होते थे। तो प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन वहाँ पे भी वर्गीकरण वैसा ही रखा गया जैसा केंद्रीय विधानमंडल में। हमने देखा यहाँ केंद्रीय विधानमंडल में कि किस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों की तुलना में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। ऐसी ही प्रकृति कुछ प्रांतीय विधान परिषदों में भी रखी गई। इस कारण भारतीय सदस्य अपने हितों के अनुसार डिसीजन लेने में सक्षम नहीं थे। चौथा, विधान परिषदों के कार्य संबंधी परिवर्तन। इनको कुछ राइट्स दिए गए। ये अच्छी बात थी कि इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद हो, भले ही प्रांतीय विधान परिषद हो, दोनों की ही शक्तियों में वृद्धि की गई। जैसे कौन कौन सी की गई? पॉइंट नंबर 1, 1892 के एक्ट में हमने ये पढ़ा था कि सदस्यों को प्रश्न पूछने की और बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है? सदस्यों को विस्तार से प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन बजट पर अभी भी वोटिंग राइट्स के अधिकार नहीं दिए गए। द्वितीय, पहली बार सार्वजनिक हित के किसी प्रश्न पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया कि वो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित किसी इशू को रखना चाहता है तो भारतीय सदस्य रख सकते हैं। तीसरा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वे संबंधित जो मंत्री था उनसे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पांचवा परिवर्तन, जिसने भारत का विभाजन करवा दिया, ऐसा प्रावधान इनमें किया गया, वो था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब पहली बात ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए हमें स्वदेशी आंदोलन की जड़ों में जाना होगा। स्वदेशी आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी।
जिस एकता को ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह के पश्चात तोड़ने के लिए तुली हुई थी और काफ़ी आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष पनपाने की कोशिश भी की, लेकिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय दोनों ही संप्रदाय के लोग कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में भाग लेते हैं। इस एकता को ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया और इस एकता को वो अपने भारत में स्थायित्व पर संकट मानते थे। इसलिए उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कैसे मुस्लिमों को फ्रीडम मूवमेंट के बाहर रखा जाए, कैसे कांग्रेस से दूर किया जाए, कैसे आपस में एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति किया जाए। यह लाने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जिस क्षेत्र में जिस सीट को सांप्रदायिक निर्वाचन हेतु रखा जाता है उसमें केवल वही वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वोटिंग भी उसी वर्ग के लोग ही कर सकते हैं, भले ही उस संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य जाति धर्म के लोग कितने ही क्यों न रहते हों। उदाहरण के रूप में हम लें, जैसे जयपुर लोकसभा क्षेत्र से किसी को लोकसभा के चुनाव लड़ना है तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में ये तय हो जाता था कि इस क्षेत्र से केवल मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा और चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी मुस्लिम जनता को ही होगा। तो इसका परिणाम क्या होता था कि वही व्यक्ति चुनाव जीत पाता था जो एंटी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बातें बोले। इसलिए इस प्रकार की उन्होंने रणनीति अपनाई और उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया। तो इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1909 के भारत अधिनियम में। और लॉर्ड मिंटो को इस कारण भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो बीज बोया गया, इस बीज के कारण भारत में धर्म आधारित राजनीति का प्रवेश होता है। राष्ट्रीय आंदोलन से धीरे धीरे मुसलमानों को अलग करने में ब्रिटिश सरकार सफल होती है और इस बीज का वृक्ष धीरे धीरे दो राष्ट्रों के बीच में बदलता है और पृथक राष्ट्र की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगती है और देश का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर दो सेपरेट कंट्रीज में हो जाता है। और ये सांप्रदायिकता का विष इतना मजबूत था कि आज भी दोनों राष्ट्रों के आपस में जुड़ने नहीं देता है। आपस के अंतर्गत दोनों धर्मों में अभी भी अविश्वास की कहानी यदि लिखी जाती है तो उस अविश्वास की कहानी का पात्र 1909 का ये अधिनियम है, जिसने भारतीय समाज की लाखों वर्षों से बनी हुई सामाजिक एकता, ताने बाने और सांप्रदायिक सद्भाव को तहस नहस कर दिया। भारतीय समाज जो अपनी आपसी आदान प्रदान की जीवन पद्धति पर जीवन व्यतीत करता था, उस समाज को तोड़ डाला गया। उस समाज को तोड़ने के लिए विश्व समाज में घोला गया। अपनी औपनिवेशिक नीतियों को सफल करने के लिए जो समाज बहुभाषी था, बहुसंप्रदायवादी था, बहुसंस्कृति वाला था, उस समाज को तहस नहस कर दिया गया। तो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1909। दूसरा महत्वपूर्ण, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति कब से प्रारंभ हुई? 1909। प्रथम व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब हम देखते हैं इस एक्ट की आलोचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आलोचना में प्रथम बिंदु जो सबसे बड़ी आलोचना है कि पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक पद्धति अपनाई गई और इस पद्धति के कारण भारतीय एकता को तहस नहस किया गया और भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोला गया। परिणाम स्वरूप दो राष्ट्र के रूप में सिद्धांत प्रारंभ हुए। गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया।
पार्लियामेंटों के बारे में ऐसा किसने कहा कि हमारा सर्वनाश कर दिया है? महात्मा गांधी ने। इसी प्रकार के.एम. मुंशी ने इसे उभरते प्रजातंत्र को मारने की संज्ञा दी है, के.एम. मुंशी। और ये मुंशी जो नाम है वो मुंशी प्रेमचंद के साथ लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद के साथ इन्होंने काम किया, तो प्रेमचंद के साथ साथ इनका जो नाम था मुंशी वो जोड़ा गया कालांतर में। इसलिए प्रेमचंद के नाम के जो मुंशी है वो प्रेमचंद की कोई उपाधि या नाम का हिस्सा नहीं है, वो के.एम. मुंशी का नाम है। ये उस समय आज़ादी के समय बड़े लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, इतिहास के ज्ञाता थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग की पहली बार कॉन्सेप्ट भी के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ऐसा आ जाए कि भारत को के गुप्त काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? के.एम. मुंशी। ये गुजरात से आते थे के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को उभरते प्रजातंत्र को मारने की संज्ञा दी है। द्वितीय कि भारतीय लोग उत्तरदायी शासन की मांग करते थे, लेकिन इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन की मांग पूरी नहीं हुई, जो एक जन्मजात अधिकार होता है स्वराज्य। तृतीय कि विधान परिषदों को शक्तियों में वृद्धि की गई, लेकिन अभी भी विधान परिषदें गवर्नर जनरल की दया पर आश्रित थी, क्योंकि वो वीटो कर सकता था, सरकारी सदस्यों का अभी भी बहुमत था। पॉइंट नंबर 4 कि स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया, तो आबादी का लगभग 50% हिस्सा तो स्वतः ही वोटिंग राइट से दूर हो गया। पॉइंट नंबर 5 कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को आरंभ तो यद्यपि 1857 के विद्रोह के पश्चात ही कर दिया था, लेकिन उसको गति प्रदान करना यहाँ से प्रारंभ किया गया। अधिनियम पॉइंट नंबर 6 कि अधिनियम के अंतर्गत किए गए परिवर्तन बड़े जटिल थे, बड़े भ्रामक थे, उनको सही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते थे, इसलिए सही व्याख्या उनकी नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार हम देखें तो जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो भी तर्कसंगत नहीं था। प्रतिनिधित्व भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर देने की बजाय जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के आधार पर दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करने का प्रयास किया गया, परिणाम स्वरूप द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से दोहरी निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। ऐसी दोहरी नीति मुस्लिमों के लिए थी, जबकि अन्य वर्गों के लिए इकहरी चुनाव प्रणाली थी। इसका तात्पर्य क्या है कि मुस्लिम लोग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाले क्षेत्रों में तो मतदान कर ही सकते थे, साथ साथ सामान्य क्षेत्र के पर भी मतदान कर सकते थे, जबकि जो अन्य वर्गों के जो लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, वो पृथक निर्वाचन पद्धति वाले क्षेत्र में अपना मतदान नहीं दे सकते थे, जबकि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही दे सकते थे। मुस्लिमों के पास दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध थी। मजूमदार ने इन सारे सुधारों को केवल चांदनी की संज्ञा दी है और सिवाय कुछ नहीं है। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।